यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 33 तक, 33 क्वेश्चन तक। आज एमसीक्यू सीरीज का दूसरा भाग है, सभी बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए है। ऑल बोर्ड, किसी भी बोर्ड का बच्चा हो उसके लिए एमसीक्यू जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। चलिए आइए हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। हमें इसका आकलन करना है y = tan इनवर्स 3x - x³ आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 16। x के सापेक्ष आकलन करना है, मात्र 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा क्वेश्चन करने में। सारे बच्चे अभी तुरंत इसको करें, फटाफट कमेंट करके बताएं क्या होगा। मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को करने के लिए tan 3θ = 3 tan θ - tan cube θ / 1 - 3 tan square θ। ये सारे फार्मूले आपको क्या है, नोट होना चाहिए। यही फार्मूला यूज होगा इस क्वेश्चन में करने के लिए, ठीक है। तो चलिए फटाफट करिए, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे जितने लाइव देख रहे हैं लाइक कर दीजिए, सभी बच्चे लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए हम सॉल्व करते हैं। इसमें करना क्या है, अगर देखा जाए, लिटरली देखा जाए तो जो अगर y = देखिएगा tan इनवर्स x होता है बच्चा। देखिए क्वेश्चन ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, 1 नंबर में भी आ सकता है, क्वेश्चन 2 नंबर में भी आता है। अलग अलग एग्जामिनर का अलग अलग मूड होता है। कुछ एग्जामिनर को लगता है कि ये क्वेश्चन 2 नंबर का है, कुछ को लगता है 1 नंबर का है, कुछ को लगता है कि ज़्यादा नंबर का है। मतलब एग्जामिनर के ऊपर है, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 नंबर में हो, 2 नंबर हमको आ रहा है तो किसी नंबर में आए हमको आना चाहिए, ठीक है। और एमसीक्यू का क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता है, हम देखते हैं ना, ऐसा नहीं लगता है कि आपके सामने खाना रखा हुआ है और हम खा नहीं सकते, कुछ ऐसा फील होता है। यानी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो आप तुरंत देख के नहीं कर सकते हैं इसको, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कभी, चाहे लड़का हो लड़की, गर्ल्स बॉयज दोनों की बात हो रही है, कभी कोई दिन व्रत रखा हो और उसी दिन क्या है घर पे बहुत अच्छे मेहमान कोई आ गया और अच्छा अच्छा खाना बना हुआ है, तो आप चाह के भी नहीं खा सकते हैं। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कुछ उसी तरह का होता है। 4 तरह के पकवान आपके सामने रखे हुए हैं लेकिन आप खा नहीं सकते जब तक कि आप जो है व्रत नहीं तोड़ेंगे। यानी कि जब तक आप कलम नहीं चलाएंगे, कॉपी यूज नहीं करेंगे, तब तक आप सवाल नहीं लगा सकते। एमसीक्यू एक आध 2 क्वेश्चन हो सकता है। तो इसका dy/dx क्या होता है, tan इनवर्स x का आकलन जो है 1/1 + x²। बहुत बच्चों ने कमेंट किया कि हाँ सर इसको कंटिन्यू करिए। देखिए करीब 100 क्वेश्चन का आपके पास कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। 100 क्वेश्चन भी आप तैयार रहे एमसीक्यू, तभी आपका काम बन जाएगा। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, चलिए फटाफट देखिए। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे x जहाँ है ना, इसका सॉल्यूशन देखिए, जहाँ x है वहीं पे हमें क्या कर देना है, tan θ रख देना है। क्लियर हुआ? तो ये y हो जाएगा बच्चा, ये tan इनवर्स, जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं फटाक से लाइक कर दे, 3 tan θ। लगता है मैथ सभी का तैयार हो गया क्या? बच्चे कहाँ गायब हैं भाई इस समय, या टाइम टेबल का वेट कर रहे हैं? टाइम तो आएगा ही, ठीक है, अपना टाइम आएगा, यानी कि एग्जामिनेशन का टाइम टेबल आएगा। और जैया से एग्जामिनेशन का टाइम टेबल आ गया उसी दिन से समझिए कि अपना टाइम शुरू। और अभी भी जो बच्चे सिंसियर है पढ़िए भाई, कहें आप बैठेंगे, ठीक है। तो ये जो फार्मूला बना बच्चा y = ये tan इनवर्स, क्वेश्चन देखिएगा, ये tan 3θ का फार्मूला बना, ठीक है। और ये हमको पता है कि tan इनवर्स और tan कट जाएगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो ये y = हो गया 3θ। अब देखिए इतनी बड़ी चीज जो क्या है, अब थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या निकालेंगे, अगर ऐसे लिखा है तो इसको पहले लिख लीजिए, tan θ = x, थीटा = क्या हो जाएगा बच्चा, tan इनवर्स x, ठीक है। यानी कि जो थीटा है यहाँ पे लिख देते हैं tan इनवर्स x। अब क्लियर हुआ? इतनी बड़ी चीज को हम इतने छोटे चीज में कन्वर्ट कर दिए। ये क्वेश्चन कभी कभी बड़े नंबर, तो dy/dx बताने का मतलब क्या है, dy/dx 3 तो हमारा कांस्टेंट है, इसका आकलन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/x²। तो ये हमारा आंसर हुआ। और आपका ऑप्शन नंबर, आप किस ऑप्शन पे जा रहे हैं भाई, ऑप्शन नंबर 3 सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। आई होप आप ट्राई कर चुके होंगे क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। एक बार हम ऑडियो वीडियो देख लेते हैं, सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए एमसीक्यू को क्वेश्चन को उतना हल्के मत लीजिए, और 1 नंबर भैया आपको मिल रहा है तो बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, ऐसा लोग कहते हैं।
लेकिन आप लोग जो है सोचते हैं कि 8 नंबर का ही क्वेश्चन कर लें तो मेरा बात बन जाए। ठीक है, अगर छोटे छोटे फार्मूले पे क्वेश्चन हमारे हो जाने तो क्या दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजाएं। देखिए थोड़ा मैथमेटिक्स में हल्का सा फिगर भी बनाने आना चाहिए। कोई समबाहु त्रिभुज बना लीजिए, इसकी भुजाएं मान लीजिए एक्स है, एक्स है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता है, ए फॉर एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। आगे क्या क्वेश्चन हम पढ़े ही नहीं, लेकिन अगर समबाहु त्रिभुज है तो हमको इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए समबाहु त्रिभुज के बारे में। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करिए, फटाफट लाइक करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए वीडियो को। आप बहुत कंजूसी कर रहे हैं, 4-5 दिन से हम देख रहे हैं, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, हमेशा मैथ पढ़ने का मन नहीं करता है, कभी कभी हो सकता है कि बच्चे अदर सब्जेक्ट में लगे हों। कह रहे इसकी भुजाएं 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही हैं। अगर ये बताइए कि अगर ये समबाहु त्रिभुज है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात हो रही है, वहां पे दिख रहा है समबाहु त्रिभुज की भुजाएं अगर बढ़ेंगी तो उसका क्षेत्रफल एरिया भी बढ़ेगा उसी रेट से, ठीक है। तो कह रहा जब भुजाएं 10 सेंटीमीटर हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा। कुल मिला के आपको करना है, ये जो एरिया है dA/dt समय के सापेक्ष अवकलन करना है। d/dt ये हो जाएगा √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखिए √3/4 तो हमारा कांस्टेंट है, कायदे से बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा √3/4 dy/dt। देखिए जो मिस्टेक करते हैं बच्चे वो चीज़ फोकस करिएगा। ये क्या हो गया dA/dt, ये क्या, इसका क्या मतलब है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन समय के साथ, यानी कि इसको जो एरिया है टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है। अगर t के सापेक्ष अवकलन करना है, फंक्शन यहाँ पे x है, तो कैसे अवकलन होता है, ये √3/4 रहने दीजिए, इसका अवकलन होगा 2x, ठीक है। इसको t समझेंगे, t स्क्वायर होता तो 2t होता, लेकिन x स्क्वायर है तो 2x होगा, x का फिर से अवकलन हो जाएगा dx/dt। यही चीज़ मिस्टेक कर देंगे बच्चे, 2x करके ये वाला चीज़ नहीं करते। अगर ये dy/dx होता, x के सापेक्ष अवकलन होता तो तुरंत 2x ही होता केवल, लेकिन t के सापेक्ष है तो इसको 2x और x का t के सापेक्ष होने का मतलब है कि dx/dt। क्लियर है। तो यही हमें dA/dt बताना बच्चा, कब, जब x = हमारा क्या हो, क्वेश्चन में दिया है 10 सेंटीमीटर, x की जगह 10 रखिए, √3/4 यहाँ पे 2, x के जगह 10 और dx/dt हमको दिया हुआ है, यानी ये जो भुजा है समबाहु त्रिभुज की, ठीक है, dx/dt वो किस रेट से बढ़ रही है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि हर 1 सेकेंड में कितनी बढ़ रही है, 2 सेंटीमीटर। dx/dt बता, x क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा ही तो है, और t मतलब dx/dt का मतलब है कि इसकी भुजा में परिवर्तन समय के सापेक्ष, ठीक है। तो dx/dt दिया है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप कैलकुलेट तो कर ही पाएंगे, ये चीज़ हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा, तो भैया आ जाएगा 10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी कि 10, हाँ ऑप्शन नंबर सी, 17 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन हम कराए हुए हैं, ये अवकलन के अनुप्रयोग का क्वेश्चन है। इसी तरह से पानी में जब भी कोई पत्थर मारते हैं तो वृत्त बनता जाता है, ठीक है, पहले छोटा वृत्त, बड़ा वृत्त, ऐसे तरंगे के रूप में, तो उसमें भी क्वेश्चन बनता है वहाँ पे, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया जाए, क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 आपके सामने ये रहा। अभी क्वेश्चन को आप देखिए, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। आई होप आप क्वेश्चन देख चुके होंगे, एक बार सरसरी निगाह से। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 ये आपके अवकलन के अनुप्रयोग के ही क्वेश्चन सारे हैं। स्पर्श रेखा का समीकरण लिखना, अवलंब रेखा का समीकरण लिखना, कोई फंक्शन दिया है उसका अधिकतम न्यूनतम मान बताना, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि वक्र y = e⁻2x की बिंदु 0,1 पर स्पर्श रेखा x से बिंदु, अच्छा इसमें कह रहा है कि जो इस कर्व पर 0,1 पे अगर हम स्पर्श रेखा खींचें तो वह स्पर्श रेखा x एक्सिस के किस पॉइंट पर मिलेगी। अच्छा कोई भी स्पर्श रेखा की बात छोड़िए, कोई भी रेखा अगर x एक्सिस पे कहीं कट करेगी तो उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, ठीक है। इसमें जो है इतना तो पता चल गया कि
आपका ऑप्शन नंबर ए और डी कभी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि स्पर्श रेखा एक्स एक्सिस पर मिल रही है जहां पे, वहां पे हमेशा वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। अगर कोई रेखा आपको अगर वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट बताना है तो उस केस में एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। समझ में आया? ये तो क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ए और डी कतई नहीं होगा। अब बच गया ऑप्शन नंबर बी और सी। देखिए, सबसे पहली बात, अगर किसी भी पॉइंट पे अगर आपको स्पर्श रेखा का समीकरण लिखना होता है बच्चा, तो y माइनस वाई वन, अगर छोटी सी चीज़ें अगर याद दिला दें, m1 x माइनस x1, देखिए ये चीज़ होता था। अगर आपको एक पॉइंट x1 कामा y1 पर स्पर्श रेखा, एक दिए हुए कर्व के एक पॉइंट x1 कामा y1 पे स्पर्श रेखा का समीकरण लिखना हो तो उसका स्लोप पता होना चाहिए m1। और m1 निकलता कैसे है? जो कर्व दिया रहता है dy बाई dx, ठीक है, x1 कामा y1 पे यही चीज़ हमें देता है m1, स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्लोप ऑफ टेंजेंट। आपको कुछ नहीं करना है, जो हमारा कर्व दिया है dy बाई dx निकालिए। पहले स्पर्श रेखा का समीकरण लिख लेते हैं, ठीक है। इसका तो अवकलन बहुत आसान है, e के पावर 2x का फिर से हो जाएगा 2। लेकिन हमें बच्चा बताना है dy बाई dx किस पर? पॉइंट दिया है 0, 1 पे, 0, 1 पे, यानी x की वैल्यू 0 रखिए, y तो है ही नहीं यहाँ पे, तो e के पावर 0, e के पावर 0 बहुत लोग 0 कर देंगे। किसी भी संख्या की पावर 0 होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2। ये स्लोप हो गया स्पर्श रेखा का, ठीक है। ये इसको देखिएगा, यहाँ पे x1 कामा y1 हमें दिया हुआ है क्या? 0, 1, 0, 1 पे स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गई, यानी m1, इसको आप m1 भी दे सकते हैं, ठीक है। और हमको पॉइंट भी पता है तो स्पर्श रेखा का समीकरण हम लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया से लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे? y माइनस y1। क्वेश्चन देखिएगा, सिर्फ सवाल लगाना ही हमारा तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य हमारा क्या है? उस सवाल के पीछे जो कॉन्सेप्ट है, चाहे वो 1 नंबर का हो, 2 नंबर का हो, 5 नंबर का हो, 8 नंबर का हो, कॉन्सेप्ट सीखे, सवाल यहाँ पे बदल सकता है एग्जाम में, ठीक है। बहुत बच्चों ने कल कमेंट किया था कि हाँ सर बताइए, अगर 2-3 सीरीज चल जाए तो एक चैप्टर का ओवरव्यू और 8, हाँ बहुत बच्चों ने कमेंट किया था कि अवकलन और समाकलन से रिवाइज करा दीजिए। देखिए, अवकलन समाकलन हमारे दिमाग में पूरा है कि रिवीजन कराना है। और रहेगी बात प्रायिकता की, तो प्रायिकता हम जो है आपको 26 जनवरी को एक उसका बड़ा सेशन होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 13.1 और 13.2 ही पढ़ना है, ठीक है। उतना भी पढ़ लेंगे, आपका सवाल मिस नहीं होगा, कुछ पे भरोसा रखिए, आपका कुछ कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। y माइनस y1 हमारा 1 है, m कितना आया है 2 है, x माइनस x1 हमारा 0 है, तो y माइनस 1 यहाँ पे हो गया 2x, सबको उधर लीजिए, 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2x माइनस वाई प्लस 1, अगर थोड़ा सा अच्छा है 2x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये इस स्पर्श रेखा का समीकरण लिख दिया हमने, लेकिन स्पर्श रेखा का समीकरण नहीं पूछ रहा बच्चा, पूछ रहा है कि यह स्पर्श रेखा जब x एक्सिस को जहाँ पे मिलेगी उसका कोऑर्डिनेट बताइए। तो x एक्सिस पे जहाँ मिलेगी वहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चा -1/2, ठीक है। तो हो गया -1/2, 0। ऑप्शन नंबर बी सही है। देख रहे हैं क्वेश्चन कितना अच्छा है। क्वेश्चन के पीछे जो कॉन्सेप्ट है, कभी भी आपको अगर स्पर्श रेखा का समीकरण लिखना है तो y माइनस y1 m1 इंटू x माइनस x1, आपको एक पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए उस स्पर्श रेखा का, ठीक है। और स्पर्श रेखा का स्लोप निकलता है dy बाई dx, यानी कि दिए हुए कर्व का एक बार अवकलन करके उस पॉइंट को हम रख देते हैं तो उस रेखा की प्रवणता आ जाती है। और किसी भी रेखा की प्रवणता क्या होती है कि वह लाइन, वह स्पर्श रेखा x एक्सिस के साथ कितने एंगल पे है, मान लीजिए ये इस साई एंगल पे है, ये थीटा एंगल पे है, इसके tan थीटा की जो वैल्यू होती है वही उस स्पर्श रेखा की प्रवणता कहलाती है m। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितना कॉन्सेप्ट था उसको मैंने सिखा दिया, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, चलिए आपके सामने है, आई होप आप देख लिए होंगे। फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताना है। क्या बताना है? न्यूनतम मान, मिनिमम वैल्यू। अब इसका क्वेश्चन को करिए और कॉन्सेप्ट भी देखिए, सवाल सिर्फ लगा देने से बात नहीं बनेगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, सब बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, क्लियर हुआ।
यदि x एक वास्तविक संख्या है तो का न्यूनतम मान बताइए। फंक्शन है वाइस, देखिएगा x² माइनस 8x प्लस 7, ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। इस फंक्शन का न्यूनतम मान बताइए। एक तो तरीका है कि x की वैल्यू इसमें रख रख के देख लीजिए फंक्शन का न्यूनतम मान क्या होता है, लेकिन यह फंक्शन की ये कोई सही तरीका नहीं है, ठीक है। क्या तरीका है कि दिए हुए फंक्शन का पहले क्या निकालते हैं, dy/dx। dy/dx निकालने भैया 2x माइनस 8 हो गया। फंक्शन का डबल डेरिवेटिव भी निकालते हैं d2y/dx², ठीक है। डबल डेरिवेटिव मतलब यहाँ पे हो गया 2, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3। ये तीनों का यूज होगा, ठीक है। हमें पॉइंट बताना है ये अच्छा नहीं, x का जो फंक्शन का न्यूनतम मान है, ये जो -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, आपके सामने क्वेश्चन है। किसी भी फंक्शन का न्यूनतम चाहे उच्चतम मान बताना हो, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू बताना है, तो दिए हुए फंक्शन का dy/dx निकालते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसी फंक्शन का 2 बार डेरिवेटिव निकालते हैं और क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए dy/dx 0। जितने बच्चे अगर पढ़े हैं तो कुछ तो दिमाग में आ रहा होगा, एक बार पढ़े होंगे, कुछ तो दिमाग में फिट हो रहा होगा। स्कूल कोचिंग कहीं भी तो सुने होंगे कि मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकाला जाता है। तो dy/dx क्या है, 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ये इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 4। अगर x इक्वल टू 4 पे हम डबल डेरिवेटिव देखते हैं, ठीक है, d2y/dx², ठीक है, एट x इक्वल टू 4, ये ग्रेटर देन 0। अगर x इक्वल टू 4 पे डबल डेरिवेटिव का मान लेस देन 0 होता है, तो x इक्वल टू 4 पे फंक्शन का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है, ठीक है। अगर x इक्वल टू 4 पे डबल डेरिवेटिव का मान लेस देन 0 या नेगेटिव होता, तो x इक्वल टू 4 पे फंक्शन का मान अधिकतम होता है, ठीक है। ये जो वैल्यू निकल के आती है x की, ठीक है, इस पर फंक्शन का मान अधिकतम होगा न्यूनतम होगा, वो बताता कौन है, डबल डेरिवेटिव, ठीक है। यानी सेकेंड ऑर्डर द्वितीय कोटि का जो अवकलन है वही बताता है कि फंक्शन का मान अधिकतम होगा या न्यूनतम होगा। तो x इक्वल टू 4 पे जो हमारा डबल डेरिवेटिव क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ऑलरेडी 2 है, 2 हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0 नंबर है। x इक्वल टू 4 पे फंक्शन का मान क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। और मिनिमम मान कैसे निकलेगा, यहाँ पे 4 रख दीजिए, 4 चौको 16, यहाँ पे हो जाएगा 8 चौको 32, यहाँ पे हो जाएगा 7, ठीक है। कुछ मिस्टेक है क्या, 17 है क्या, ओ हो, ये 17 है, ये 17 है, ठीक है। तो 17 16 33 हो जाएगा, 33 में से 32 जाएगा, यहाँ पे 1। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हुआ, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभिलंब की प्रवणता बताइए। आप स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं, अभिलंब की प्रवणता कैसे निकालते हैं, ठीक है। और एक चीज आपको पता होगा, पहले इसको हम इरेज कर देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा है 20। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए x इक्वल टू 0 पर अभिलंब रेखा की प्रवणता, बच्चा कॉन्सेप्ट देखिए, कभी भी अभिलंब रेखा की प्रवणता अगर ज्ञात करना हो, देखिएगा किसी पॉइंट पर, देखिएगा अगर ये x एक्सिस से y एक्सिस से मान लीजिए ये कोई कर्व है, ठीक है। अगर आपको अभिलंब रेखा की प्रवणता ज्ञात करना है तो कभी भी डायरेक्ट नहीं निकलता है, उसको पहले निकालना पड़ेगा स्पर्श रेखा की प्रवणता। किस बिंदु पर, यहाँ पे x इक्वल टू 0, यहाँ पे मान लीजिए हम इन जनरल बताते हैं, अगर कभी भी आपको स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करना है अभिलंब रेखा की, मान लीजिए पॉइंट x1, y1 है। अभी तो स्पर्श रेखा की प्रवणता बताएं, मान लीजिए m1, लेकिन अभिलंब रेखा की प्रवणता अगर ज्ञात करना है उसी पॉइंट पे अगर हमको अभिलंब ड्रॉ करना है, ये पॉइंट P है, तो हमको पता है बच्चा कि अगर स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा, इसकी प्रवणता m2 मान लीजिए, स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा की प्रवणता को गुणनफल क्या होता है, -1 होता है। यही कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा। m2 हमारी अभिलंब रेखा की प्रवणता है, m2 हो जाएगा -1/m1। क्लियर है। m1 कैसे निकलेगा, स्पर्श रेखा की प्रवणता, और स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालने का हमारे पास क्या है, टूल्स है, तरीका है, dy/dx निकालिए इसका। देखिए कौन सा ऑप्शन है, फटाफट करिए, कितने बच्चे कर चुके हैं, कौन सा ऑप्शन आया भाई, स्पर्श रेखा बताइए। यहाँ पे 4x है, ये हो जाएगा 3, हमारा हो जाएगा cos x, ठीक है, ये चीज।
किस पर बताना है हमें, dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 पर। तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ये 0 हो जाएगा, फाइनली हमारा आ गया 3। ये किसकी प्रवणता आई, m1 स्पर्श रेखा। ये आंसर नहीं होगा, ठीक है, इसलिए ऑप्शन में पहला ऑप्शन ए दिया है 3, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता हो जाएगी। लेकिन अभिलंब रेखा की प्रवणता निकालना है तो उसको m2 मानेंगे। ये m1 स्पर्श रेखा की है, m2 क्या है, अभिलंब रेखा की। तो m2 क्या हो जाएगा, माइनस m1 हमारा आया 3। किस ऑप्शन पे आप जाएंगे भाई, ऑप्शन नंबर डी। किसी पॉइंट पर स्पर्श रेखा की प्रवणता और अभिलंब रेखा की प्रवणता को गुणनफल सदैव -1 होता है। कभी भी आप स्पर्श रेखा की प्रवणता अभिलंब रेखा की प्रवणता डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, पहले निकालना पड़ेगा स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। क्लियर हुआ। तो ये हमारे 20 तक क्वेश्चन हमारे क्या हुए, अवकलन पार्ट 1 बुक से हुए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 और 22 दिखाया जाए। अब जो है मामला आपका समाकलन का हो गया, ठीक है। समाकलन 21 और 22 आपके सामने हैं। पहले हम इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, कुछ ट्राई करिए, अपने से हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 21-22 आप देख चुके होंगे, आई होप आप ट्राई भी कर चुके होंगे, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, ये जो अवकलन समाकलन बच्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। अगर जो प्रतिस्थापन विधि आप नहीं पढ़े हैं तो जाके समाकलन का वीडियो, समाकलन और अवकलन मैंने बहुत ज़बरदस्त तरह से पढ़ाया है। रिवीजन क्वेश्चन, रिवीजन हालांकि हम कराएंगे, ठीक है। देखिए इस तरह को क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करते हैं कि दिए फंक्शन में कुछ ऐसा टी मानते हैं ताकि उसका अवकलन करें तो जो बाकी चीज़ें हैं उसी में होना चाहिए, चाहे वो अंश में हो चाहे हर में हो, ठीक है। ये समाकलन का क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं, जो नीचे है यानी हर में x के पावर 10 और 10 के पावर x को हम क्या मान लेते हैं, t, इसको दे देते हैं स्टार इक्वेशन। परिचित हैं आप इससे। क्या करते हैं, हम दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं x के सापेक्ष। देखिएगा यानी dy बाई डी एक्स क्वेश्चन देखिएगा। हालांकि आपको अगर डायरेक्ट करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको दिखाना नहीं होता है। dt बाई डी एक्स समीकरण नंबर स्टार का दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन समाकलन किए, अवकलन सॉरी। x के पावर 10 का अवकलन क्या हो जाता है बच्चा, 10 आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगा। 10 की पावर x का अवकलन बहुत लोग गलत कर देते हैं, ठीक है। ये 10 के पावर x का अवकलन होता है 10 के पावर x इंटू लॉग 10, ठीक है, ये चीज। और dx को इधर भेज देंगे तो इधर हो जाएगा फाइनली dt। क्लियर क्या हुआ, ये जो अवकलन हुआ है वो इस रूल से हुआ है, dy बाई डी एक्स a के पावर x, ठीक है, ये होता है a के पावर x इंटू लॉग a। लेकिन अगर dy बाई डी एक्स हम बता दें e के पावर x हो तो ये a के पावर x ही होता है अवकलन, ठीक है। ये और ये सेम नहीं है, e हमारा 2.7 समथिंग करके होता है, a हमारा 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 भी हो सकता है, ठीक है। e हमारा फिक्स है लेकिन a हमारा फिक्स नहीं है। समझ में आए, छोटी छोटी चीज़ें जो है बतानी बहुत ज़रूरी है ताकि आप एग्ज़ाम में ना गलत कर रहे हैं। यहाँ आप पे गलत हो जाए, यहाँ आप सीख रहे हैं, बहुत बढ़िया। जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं लाइक करिए भाई, फटाफट लाइक करिए। और जितना लाइव देख रहे हैं और जितने लोग देखते हैं उनके देखने और लाइक के रेशियो में बहुत ही अंतर रहता है। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता क्या। चलिए ये जो ऊपर वाली चीज़ें हैं, ये 10x के पावर पूरा का पूरा dt हो गया और ये पूरा चीज़ t हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, ये फाइनली dt बाई टी। समझ में, अगर ये dx बाई x होता तो इसका समाकलन log x हो जाता, क्योंकि log x का अवकलन 1/x, 1/x का समाकलन log x, तो ये हो गया log t, ठीक है। मॉड लगा दीजिएगा कि log नेगेटिव नंबर के लिए t है क्या, x के पावर 10। किस ऑप्शन पे जाएंगे आप, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 22 का बताइए समाकलन क्या होगा। बहुत बार पूछा गया है, छोटे छोटे क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए काफ़ी इफेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 22 बताइए फटाफट। कॉस स्क्वायर एक्स का अवकलन समाकलन बताना है। एक चीज़ हम बता देते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स का समाकलन जो है कॉस 2x के फार्मूले से लगेगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। कॉस -1 को इधर भेजेंगे तो 1 प्लस कॉस 2x
और जो 2 मल्टीप्लाई है डिवाइड कर दीजिए। तो ये हिंट दे रहे हैं आपको कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कॉस स्क्वायर एक्स की जगह आप 1 प्लस कॉस 2x/2 लिखेंगे। इसका समाकलन करने का मतलब है कि आप इसका समाकलन करिए, क्योंकि ये जो चीज़ें इसके बराबर ही हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बच्चा समाकलन का एक क्वेश्चन हमने कराया हुआ है, हमको बहुत अच्छी तरह से याद है। क्वेश्चन नंबर 23 से लेके 25 तक आपके सामने, 23 से लेके 25 तक क्वेश्चन को देखिए फटाफट और एक बार ट्राई करिए, बहुत बढ़िया कोशिश करिए 23 से 25 तक। चलिए 23 क्वेश्चन नंबर 23 बहुत आसान है, निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है। ये देखिए 33 क्वेश्चन करने से क्या है कि पूरे चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में घुस गया कि हाँ इस तरह के सवालों को हमको हल करना है। ये क्वेश्चन अगर कठिन बनाना है तो 8 नंबर भी बन सकता है, 5 नंबर भी बन सकता है, 1 नंबर भी बन सकता है, 2 नंबर भी बन सकता है, ठीक है, वो तो एग्जामिनर के ऊपर है। लेकिन इस तरह के सवालों को करते क्या है, निश्चित समाकलन क्वेश्चन है, तो आई होप आप ट्राई कर चुके होंगे। ऑप्शन अभी नहीं बता रहे हैं, पहले इसे सॉल्व करते हैं। जितने बच्चे कर लिए हैं बहुत बढ़िया, कमेंट करिए फटाफट। देखिए अभी ये लोअर लिमिट है, अपर लिमिट इसको भूल जाइए, पहले इसका समाकलन क्या होगा। इसका समाकलन बहुत आसान है बच्चा, tan इनवर्स x, ठीक है। tan इनवर्स x यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया √3। इसको बोलते हैं अपर लिमिट, नीचे वाले को बोलते हैं लोअर लिमिट। ये x की वैल्यू होती है एक्चुअली में, ये x = 0 और ये होता है x = √3। भले कॉन्सेप्ट 20 बार आए, 20 बार बताएंगे हम, लेकिन आपको करना है। i = यहाँ आप देखिए ये हो जाएगा बच्चा tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1, ठीक है। ये चीज़ पहले x की वैल्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये x की वैल्यू, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए इनवर्स वाला ये कितने में वैल्यू होता है √3, tan में, tan 60 डिग्री की, ठीक है। tan 60 डिग्री, वैसे इसको पाई रेडियन लिखना चाहिए। tan इनवर्स 1 कितनी वैल्यू होती है tan में, 45 डिग्री, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये tan से tan कट गया, ठीक है। 60 में से 45 घटा पाएंगे तो आ जाए 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, कितना आ गया 15, ठीक है। 15 को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, π/180, 5 × 15, ठीक है, 5 × 15। और यहाँ पर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, π/15 कम 15, ये हो जाएगा 12, कुल मिला के π/12 आएगा, π/12, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ये कैलकुलेट करने आना चाहिए, इनवर्स वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 जो है क्वेश्चन देखने में बड़ा भयानक लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन लगता है मात्र 1 या 2 सेकेंड में, ठीक है। मात्र 1-2 सेकेंड में सवाल लग जाता है अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। जानते क्या है, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे है बच्चा इंटीग्रेशन e⁻x, ये sec x है, यहाँ पे 1 प्लस क्या है tan x × dx। मात्र 2 सेकेंड का क्वेश्चन है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। इस sec x यहाँ क्या कर रहा है, इसको अंदर करिए, ठीक है। e⁻x इसको यहाँ करिए, sec x यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ब्रैकेट में डाल दिए हैं sec x × tan x। देखिएगा क्या होगा, हमने एक फार्मूला बताया हुआ है, ठीक है। क्या e⁻x हो, यहाँ पे कोई फंक्शन हो, ठीक है, इसी फंक्शन का यहाँ पे अवकलन हो f'(x), ठीक है। ये अंदर वाली चीज़ ऐसे हो कि ये जो हो और यहाँ पे जो हो ये इसका अवकलन हो। इसका जो समाकलन होता है बच्चा e⁻x × डायरेक्ट क्या हो जाता है f(x), ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ होगा मल्टीप्लाई, इसका आंसर डायरेक्ट यही होता है e⁻x × f(x), लेकिन कंडीशन है इसमें कि यहाँ का जो फंक्शन होना चाहिए और यहाँ का ये इसका अवकलन होना चाहिए, इसका अवकलन यहाँ पे होना चाहिए। देखिए sec x का अवकलन क्या होता है, sec x × tan x, ठीक है। आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा e⁻x × sec x, ठीक है। प्लस सी तो लगना ही लगना है, इंटीग्रेशन की बात हो रही है, समझ में आया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपके MCQ के क्वेश्चन बहुत टेक्निकल होते हैं, ठीक है, कम समय में लगाने की बात होती है। क्वेश्चन नंबर आप 1 मिनट में क्वेश्चन लग जाता है, वो भले आप 10 घंटे में लगाइए तो क्या है, समझ में आ रहा है। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, लाइक करते जाइए। छोटे छोटे क्वेश्चन ही सही लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए,
कह रहा है कि d2y/dx² की पावर 3, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए कि घात है। देखिए किसी भी अवकल समीकरण, ये क्वेश्चन फिक्स है, एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, कोई अवकल समीकरण दे देगा, उसका घात, ठीक है, और कोटि। ध्यान दीजिएगा इसमें दो शब्द हैं, कोटि, ठीक है, और घात, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर, समझिएगा। कभी कभी जो हिंदी में नहीं क्लियर होता है वो इंग्लिश में हो जाता है, ये डिग्री, ठीक है। ऑर्डर और डिग्री किसी भी अवकल समीकरण क्या आता है। ऑर्डर क्या होता है कि उस अवकल समीकरण का हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, सबसे अधिकतम डेरिवेटिव वाला टर्म। इसमें सबसे अधिकतम डेरिवेटिव वाला टर्म क्या है, d2y/dx² है, फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन ये चीज अगर साइन कॉस के साथ आ गया तो उस अवकल समीकरण का ऑर्डर तो डिसाइड होता है, लेकिन बच्चा डिग्री नहीं डिसाइड हो पाती है, ठीक है। उसमें सिर्फ क्या होना चाहिए, साइन कॉस ये सब मल्टीप्लाई नहीं रहना चाहिए, उसके साथ dy/dx वगैरह नहीं रहना चाहिए। यानी कि जो हमारा dy/dx d2y/d² में एक पॉलिनोमियल होना चाहिए, बहुपद होना चाहिए। समझ में आया? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 25 है, वो हो जाएगा डी, परिभाषित नहीं है, क्योंकि घात पूछा है। अगर कोटि पूछता तो इसका आंसर हमारा 2 हो जाता है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म 2 है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा 26 और 27। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 26 और 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 और 27, ये क्वेश्चन है 26 और 27 आपके सामने हैं। सबसे कंफ्यूजन यहीं पे रहता है, क्वेश्चन क्यों दिया गया है, एक नंबर में मात्र 2-3 सेकंड लगेगा, लेकिन गलती होने का चांसेस भी उतना ज़्यादा रहता है। जहाँ जो क्वेश्चन उतना आसान, उसमें गलती होने का चांसेस उतना ही ज़्यादा है। d2y/dx², इसके पावर अगर कुछ नहीं है तो हमेशा 1 होता है हर एक संख्या के पावर। dy/dx की पावर 3 + y = 0। इसमें क्या है, कोटि पूछा है, यानी कि ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म। इसमें देखा जाए तो y है, dy/dx है, और d2y/dx² है। ये इसमें इस पे एक बार भी डेरिवेटिव नहीं है, ये एक बार डेरिवेटिव है, ये क्या है, 2 बार डेरिवेटिव है। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म होता है वही हमारा डिसाइड करता है कोटि। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में अगर घात पूछ दे, यानी डिग्री, ठीक है, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन जो है हमारा 3 मार के चले आएंगे, ठीक है। लेकिन जो घात होता है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म होता है, उसके जो पावर होता है वही होता है, ठीक है। लेकिन ये सब तब डिसाइड होता है जब किसी भी, ये करनी में नहीं होना चाहिए, कोई पावर जो है हमेशा इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इसी क्वेश्चन में इसका कोटि और घात पूछ दे तो कोटि हो जाता है 2 और घात हो जाता है 1 बच्चा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 27 बताइए, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 27, d2y/dx² की पावर 3 + x × बताइए क्या होगा, कोटि एवं घात बताइए। कोटि एवं घात, ऑर्डर और डिग्री, इंग्लिश में ऑर्डर एंड डिग्री। बहुत बढ़िया, आप सब देख रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस है, और इस तरह से मिलता रहेगा आपका प्यार तो हमारा भी हौसला बुलंद रहेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोटि 2 होगा, घात 3, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है और उसी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर क्या है, 3 है, ठीक है। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26 और 27। चलिए कंप्यूटर महोदय क्वेश्चन नंबर 28, 29 और 30 रहा आपके सामने ये, ठीक है। फिर से क्वेश्चन नंबर 28 में वही बात है, ये इस तरह के 4-5 क्वेश्चन हमने दे दिए हैं। इस कारण है कि हर बार पूछा जाता है, ठीक है, हर बार पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, d2y/dx²। हाँ, इस क्वेश्चन को देखिए इसमें अक्सर गलती क्या होगी, a d2y/dx², ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा y + dy/dx। क्वेश्चन इसको देख लीजिए कि पावर 1/5 है, कि कोटि एवं घात दोनों बताना है, ऑर्डर और घात। देखिए ऑर्डर और घात तभी डिसाइड होता है जब किसी के पावर, सबके पावर क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। 1/5 हमारा पूर्णांक नहीं है, तो कैसे हटेगा, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, जैसे स्क्वायर रूट होता है ना, वर्ग होता है, क्यूब होता है, तो क्या कर देंगे, 5 मतलब 5वां क्या इसको बोलेंगे,
पंचमूल, पंचमूल नहीं भाई, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, पावर 5 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चा d2y/dx²। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसके पावर 5। और ये क्या होगा, ये पावर क्या हो जाएगा, गैप हो जाएगा, dy/dx। ठीक है, अब ये हमारा जो अवकल समीकरण है, इसमें आप देखिए कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, 2 है, और उसी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर 5 है, तो इसका कोटि जो हो है, ठीक है, ऑर्डर कितना हो गया, 2, और कोटि कितना हो गया, 5। क्वेश्चन सिर्फ करना ही हमारा तात्पर्य नहीं है, उससे रिलेटेड हमारे क्या है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि एक वेक्टर दिया है, एक दूसरा वेक्टर दिया है, के बीच का कोण बताइए। छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे निकलते हैं, दो वेक्टर के बीच का कोण कैसे निकलता है भाई, फटाफट बताइए। अगर एक वेक्टर ए दिया हो, एक वेक्टर बी दिया हो, तो हमको पता है a.b = बहुत, आप वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, कभी पढ़े हैं, सदिश बीजगणित में हमने पढ़ाया था। a.b कैसे निकाला जाता है, बहुत आसान है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी निकालना जानते हैं। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है, किसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, ये क्या होता है, x² + y² + z²। अगर वेक्टर ए मान लीजिए xi कैप + yj k कैप + z k कैप हो तो, ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताई गई हैं। तो अगर आप ये यूज करते हैं तो आपका 29 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इसको निकालिएगा, ऑप्शन नंबर बी। हमने कराए हुए हैं क्वेश्चन, दो वेक्टर दिया है, उसके बीच में एंगल निकाला, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 भी हमने कराए हुए हैं और इसका कॉन्सेप्ट भी हमने बताया हुआ है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्या होता है, एक बार समझ लीजिए, एक वेक्टर i है, एक वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये k। एक चीज हम बता देते हैं कि सीक्वेंस में i क्रॉस j जो होता है बच्चा, i और j का जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो आता है k, ठीक है, j और k का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं आ जाता है i, ठीक है, और k और i का जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, तो ये आ जाता है वेक्टर j। लेकिन अगर ये सीक्वेंस चेंज करेंगे, j क्रॉस i करेंगे तो यहाँ पे -k हो जाएगा, k क्रॉस j कर देंगे यहाँ पे -i हो जाएगा, i क्रॉस k कर देंगे यहाँ पे j हो जाएगा। इस सीक्वेंस बदलने पे इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो एक चीज़ और है, i डॉट की अगर बात करें, i डॉट हमेशा 1 होता है, j डॉट हमेशा क्या होता है 1, k डॉट हमेशा क्या होता है 1। ठीक है, आई जे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो जब आप ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 30वां का आ जाएगा बी, यानी कि आपको डॉट प्रोडक्ट भी आना चाहिए और क्रॉस प्रोडक्ट भी आना चाहिए, बहुत आसान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, इसको आप यूज़ करिएगा, सॉल्व करेंगे, ये हमने कराए हुए हैं। अगर आपको अच्छे से देखना है तो आप सदिश बीजगणित का पूरा लेक्चर जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 और 32 आपके सामने, ठीक है, 31 और 32, 33 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आसान है। कह रहा है एक रेखा की दिक को ज्याएं, ध्यान दीजिएगा, दिक अनुपात नहीं, दिक को ज्याएं। ठीक है, L की वैल्यू k है, M की भी वैल्यू k है और N की भी वैल्यू क्या है, k है। स्पेस में अगर कोई लाइन हो तो उस लाइन की जो अपना वजूद होता है, ये देखिए आवाज़ आ रहा है ना, ये सब यहाँ पे हम जहाँ रहते हैं पूरे छात्र ही रहते हैं, पूरे लड़के रहते हैं, मतलब अपना पढ़ाई कर रहे हैं, बीएचयू में भी कुछ लोग पढ़ रहे हैं, कुछ लोग पीएचडी कर रहे हैं, सभी छात्र जीवन है बिता रहे हैं, चाहे पीएचडी के छात्र हों चाहे हम लोग भी। तो अभी देखिए सब लोग अपना खाना बना रहे हैं, सुबह से उठ के पढ़ाई किए होंगे, खाना बनाएंगे, खाएंगे, पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको भी करना पड़ेगा। देखिएगा 12th पास आउट होने के बाद जब आप कॉलेज में जाएंगे या कहीं पे आप एडमिशन लेंगे, घर तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप घर पे तो कॉलेज है नहीं, या कॉलेज आपके घर शिफ्ट किया नहीं जाएगा, आप ही को जाना पड़ेगा कॉलेज। ठीक है, सारी चीज़ें आपको मिलेगा। हमको पता है कि एल एम एन में एक बहुत अच्छा रिलेशन होता है, L² + M² + N² = 1 होता है बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बुक खोल के देखिएगा कि अगर किसी रेखा की दिक कोसाइन
एल एम एन है तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू हमेशा 1 होता है। यहाँ पे तो के का मान बताना है। एल की वैल्यू क्या है भाई, के स्क्वायर, एम भी क्या है के स्क्वायर, एन भी क्या है के स्क्वायर इक्वल टू 1। के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर 3 बार हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 के स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3। स्क्वायर रूट हटता है बच्चा तो यहाँ पे आ जाता है प्लस माइनस 1/√3। अब बहुत बच्चे क्या करेंगे सिर्फ और प्लस माइनस, प्लस लेंगे माइनस लेंगे नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर 31वां का हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 32, प्लेन का इक्वेशन दिया गया है, बताना है कि मूल बिंदु से इसकी दूरी बताइए। ठीक है, ये भी हमने बताया हुआ है बहुत अच्छे से कि अगर कोई, ठीक है, एक सेकंड, कोई प्लेन है हमारा, अगर मूल बिंदु यानी 0,0,0 से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर किसी भी उसका प्लेन का इक्वेशन इस तरह से दिया हो, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आर हमारा होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जे के कैप। जो वेक्टर एन कैप होता है इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है यूनिट वेक्टर, मात्रक सदिश। और ध्यान से देखें ये जो 2/7 आई प्लस 3/7 जे माइनस 6/7 के कैप है, ये हमारा यूनिट वेक्टर ही है। ठीक है, ये जो वेक्टर है अगर हम इस क्वेश्चन की तुलना करें r डॉट 2/7, ठीक है, आई कैप प्लस 3/7 जे कैप, क्वेश्चन देखिएगा 6/7 के कैप, ठीक है, यहाँ पे हो 1। अगर ये d जानते हैं यही मूल बिंदु से दूरी होता है d, अगर हम इसकी तुलना इससे कर लें तो हम ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि ये है ये यूनिट वेक्टर है जो कि प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर दिशा में होता है। ठीक है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 33 आपके लिए होमवर्क है। वैसे हम आपको ऑप्शन बता दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। आप चेक करिएगा कि ऑप्शन सी क्यों होगा, बस इतना है। ठीक है, जरा बताइए कि ऑप्शन सी क्यों होगा। ये क्वेश्चन तो आप करेंगे ही। तो ये रहा 33 क्वेश्चन पूरे चैप्टर से। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। क्वेश्चन हटा दीजिए भाई। तो ये सब करने से फ़ायदा है ना कि पूरे चैप्टर का जो फार्मूला है, जो कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे वो क्या है दिमाग में हमारे फिट हो गए। जैसे अस्पर्श रेखा का कॉन्सेप्ट, अभिलंब रेखा का कॉन्सेप्ट, निश्चित समाकलन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें जो आपके एक क्वेश्चन जैसे e⁻x fx इंटू एफ डैश एक्स का कॉन्सेप्ट तुरंत एकदम, ये सब क्वेश्चन जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम तो वहाँ पे मिलता है। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी। बहुत बच्चों का कमेंट था कि हाँ सर इसको बता दीजिए। बहुत बच्चों का कमेंट ये है कि सर लॉन्ग क्वेश्चन भी कराइए। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन तो हम करा ही रहे हैं और कराएंगे। ठीक है, 14 तारीख को देखते हैं, 14 जो डेट है हमारा, उस दिन बैठक है। देखिए हो सकता है संभवतः टाइम टेबल आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। टाइम टेबल आने के बाद एकदम सीरियस हो जाना है। ऐसा मेरा अनुमान है कि अप्रैल में ही एग्ज़ाम होगा, 15 अप्रैल के बाद। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड का तो 4 मई से हो रहा है। ठीक है, तो सीबीएसई बोर्ड का 4 मई से हो रहा है तो आप समझिए कि हम लोग भी उसी के आसपास रहेंगे। ठीक है, तो कल आपको संभवतः हो सकता है कि आब्यू के जो हमने एक लेक्चर बनाए थे उसमें आगे हम कंटिन्यू करेंगे। 4-5 सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इन्वर्स कैसे निकालते हैं, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसी आब्यू में क्या जो ऑपरेशन होता है, एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, वो कैसे ऑपरेट होता है, सारी चीज़ सीखेंगे। आपको वीडियो पसंद आ रहा है आज का तो लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ही लीजिएगा। आपको बेड़ा पार लगाएगा शुभम क्लासेस, और मैं खुद तत्पर रहता हूँ आपके इस काम के लिए। ठीक है, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।